नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री जो हमारी यूनिट चल रही है 4 मिनट फोटो केमिस्ट्री, उसका अपन नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। और अपन ने इस यूनिट से संबंधित फर्स्ट वीडियो पढ़ चुके थे हम, तो उसे देख भी चुके थे। उसमें अपन ने प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी जिसे अपन इंट्रोडक्शन भी कहते हैं उसके बारे में मैंने बताया। वहाँ पर मैंने सामान्यतः आप लोगों को ये बातें बताई थी कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के 200 nm से 800 nm के क्षेत्र के विकिरणों के अवशोषण से संपन्न होती है। तो इसी क्रम में हम यहाँ पर एक तथ्य ये भी बताते हैं कि सामान्यतः जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तनों को अपन दो भागों में बांट लेते हैं कि एक तो होता है हमारे पास भौतिक परिवर्तन, एक तो होता है भौतिक परिवर्तन जिसे अपन भौतिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, और दूसरा है हमारे पास रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, इन दोनों प्रकार के परिवर्तनों को यदि अपन पदार्थ से संबंधित मानते हैं, इससे संबंधित माने पदार्थ से संबंधित मानते हैं, तो देखो भौतिक परिवर्तन के दौरान चाहे परिवर्तन चाहे कैसा भी हो, चाहे वो भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन, दोनों प्रकार के परिवर्तनों में जो पदार्थ है उसके मध्य पुराने बंध तो टूटते हैं, पुराने बंध क्या होते हैं, टूटते हैं, और जो नए बंध होते हैं, नए बंध ये सामान्य बनते हैं। पुराने बंध टूटेंगे, नए बंध बनेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये सामान्य दोनों परिवर्तनों में सेम होता है, भौतिक परिवर्तन में और रासायनिक परिवर्तन में। केवल अंतर ये रहता है भौतिक परिवर्तन में तो कि अणु की पहचान समाप्त नहीं होती। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं कि भौतिक जो परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन में अणु की पहचान समाप्त नहीं होती, समाप्त नहीं होती है। और जबकि रासायनिक जो परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन में अणु की पहचान समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और अणु की पहचान समाप्त हो जाएगी तो अपन यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि एक नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे नया पदार्थ नहीं बनता।
अब देखो अपन यहाँ पर ये देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को सामान्यतः अपन को अभिक्रिया के रूप में लेना है। तो अभिक्रिया के रूप में यदि अपन इसे लेते हैं तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उस रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं तथा एक नया पदार्थ बन जाता है। तो इस प्रकार के जो प्रोसेस जो है रासायनिक परिवर्तन वाले वो दो प्रकार के माने जाते हैं कि एक तो ऊष्मा अभिक्रिया के रूप में और एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लेना है। यहाँ पर देखिए हम टॉपिक लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो सामान्यतः मैंने आप लोगों को बताया कि दो प्रकार की होती है। एक होती है ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया और दूसरी है प्रकाश रासायनिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे समझें कि ऊष्मा रासायनिक अभिक्रियाएं तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनको प्रारंभ करने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। वैसे तो इन अभिक्रियाओं को भी प्रारंभ करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? प्रकाश की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हम कहते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको प्रारंभ करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है और ये अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनको प्रारंभ करने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है या ताप की आवश्यकता होती है। ऐसी अभिक्रियाओं को आप ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया या ऊष्मा अभिक्रिया या अदीप्त अभिक्रिया डार्क रिएक्शन या थर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखो फर्स्ट लेते हैं ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया डेफिनेशन लिख देंगे इसकी। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनको प्रारंभ करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती अर्थात ऐसी अभिक्रियाओं के लिए ऐसी अभिक्रियाएं जिनको प्रारंभ करने के लिए बाह्य ऊष्मा दी जाती है उन्हें ऊष्मा अभिक्रिया या
अदीप्त अभिक्रिया, अदीप्त अभिक्रिया, ऊष्मा अभिक्रिया को अपन लिखेंगे थर्मल रिएक्शन, और ये हो जाएगी हमारे पास डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन से तात्पर्य है कि ये तो है अंधेरे की अभिक्रिया, और थर्मल रिएक्शन ये हमारे पास ऊष्मा की अभिक्रिया, ऊष्मा की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया संपन्न कराते हैं तो उसे हम सामान्यतः ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा देखो, ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया हो चाहे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो, दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं में अणु के पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, और एक नया उत्पाद बन जाता है, क्योंकि जो अणु होता है वो अपनी प्रारंभिक पहचान क्या कर देता है, खो देता है। इसलिए इनको अपन सामान्यतः यहाँ पर रासायनिक शब्द जो रखा है हमने, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता होती है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अणु में उपस्थित पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं तथा अणु अपनी प्रारंभिक पहचान खो देता है और एक नया उत्पाद का निर्माण करता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जबकि भौतिक अभिक्रियाओं में अणु के मध्य उपस्थित पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं, लेकिन उसमें अणु अपनी पहचान नहीं खोता है और कोई नया प्रोडक्ट भी नहीं बनाता है। केवल उसकी हम ये कह सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यदि अपन एग्जांपल लें ऊष्मा रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, तो यहाँ पर ले सकते हैं अपन N2 plus 3H2 2NH, यानी एक अपन ये बना सकते हैं नाइट्रोजन और अमोनिया की, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की यदि क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर NH3 का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर देखो H2 और I2, H2 plus I2 की अभिक्रिया कराते हैं तो 2HI का निर्माण होता है, और एक है हमारे पास PCl5 का काफी अपघटन की अभिक्रिया होती है, PCl3 plus PCl2 का निर्माण। तो ये जो तीनों प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, ये तीनों अभिक्रियाएं सामान्यतः ऊष्मा रासायनिक अभिक्रियाएं मानी जाती हैं। और ऊष्मा रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए कुछ गुण होते हैं ऊष्मा रासायनिक अभिक्रियाओं के। तो पहला गुण अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाओं के सक्रियण के लिए टक्कर का होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं कि सक्रियण के लिए टक्कर का होना आवश्यक, टक्कर का होना आवश्यक। ठीक है, दूसरा अपन ये लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाओं की जो दर होती है वो ताप पर निर्भर करती है। यहाँ पर लिख देंगे ऐसी अभिक्रियाओं की दर ताप पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। ऐसी अभिक्रियाओं की दर किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। तीसरा अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाओं की जो दर है वो सामान्यतः अभिकारक की सांद्रता और उत्प्रेरक पर भी निर्भर करती है। तो यहाँ पर लिख देंगे ऐसी अभिक्रियाओं की दर अभिकारक की सांद्रता उत्प्रेरक आदि पर निर्भर करती है। चौथे यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऐसी जो अभिक्रिया होती है, ऐसी अभिक्रियाएं प्रकृति में सरल होती हैं। फिर लिख सकते हैं अपन यहाँ पर ऐसी अभिक्रियाएं स्वतः परिवर्तित होती हैं, स्वतः परिवर्तित
होती है, यानी ऊष्मा इनको दी और अभी गैस पैदा होना प्रारंभ हो जाती है। छठे नंबर पर अपन लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा में कमी होती है। मुक्त ऊर्जा में क्या होती है? कमी होती है। और नेक्स्ट में अपन यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं सामान्यतः चयनित प्रकृति की नहीं होती, चयनित प्रकृति की नहीं होती। एक अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं का जो तापमान होता है उसका मान अधिक होता है। ऐसी अभिक्रियाओं का तापमान अधिक होता है। ऐसी अभिक्रिया का तापमान अधिक होता है। इस प्रकार से अपन यहाँ ऊष्मा रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण लिख सकते हैं। इन गुणों को अपन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और ऊष्मा रासायनिक अभिक्रियाओं में अंतर के लिए भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन यदि ऐसा आ जाए कि ऊष्मा रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अंतर लिखिए, तो हम इन गुणों को ही अंतर के रूप में लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऊष्मा और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पर अपन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए लिखेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर क्षेत्र यानी दृश्य पैराबैंड से विकिरणों के अवशोषण से प्रारंभ होती है तथा उनके सक्रियण के लिए
आवश्यकता, ताप की आवश्यकता या उत्प्रेरक की आवश्यकता, ताप की आवश्यकता या उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, इन अभिक्रियाओं की जो दर होती है तापमान निर्भर नहीं करती है, सामान्यतः वो निर्भर करती है प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश की तीव्रता पर या विकिरणों के जो फोटोन होते हैं, फोटोनों को कितनी मात्रा में ये विक्रिया अवशोषित करती है, उन फोटोनों की संख्या पर इन विक्रियाओं की जो दर है वो निर्भर करती है। जैसे में यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखो आपको घटन अभिक्रियाओं में 2H Br ये फोटोन का अवशोषण करता है और H2 Br2 का निर्माण करता है। फिर यहाँ पर आप पढ़ेगा अभिक्रिया बहुलकीकरण के ले सकते हैं, NC2H2 या फिर C2H और एथिल ले सकते हैं। एथिल जो होती है बहुलकीकरण की क्रिया द्वारा C2H4 का हॉल पॉलीएथिलीन में कन्वर्ट होती है, जो बहुलकीकरण की क्रिया होगी। एक यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो फ्यूमेरिक अम्ल जो है, फ्यूमेरिक अम्ल जो है ये H म्यू की उपस्थिति में मैलिक अम्ल में कन्वर्ट होता है, मैलिक अम्ल में कन्वर्ट होता है, यानी एक ट्रांस रूप होता है और एक समकक्ष रूप होता है। दूसरा यहाँ पर जो मैंने जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का जो एग्जांपल बनता है, एक बनता है हमारे पास H2 Cl2, ये प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करती है और यहाँ पर 2HCl का निर्माण करती है। दूसरा महत्वपूर्ण जो एग्जांपल है वो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का होता है। ये प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया होती है सामान्यतः प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। इस प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में देखो हरे जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं, उनकी पत्तियों में एक भनक पाया जाता है क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है ये सबसे पहले फोटोन को अवशोषित करता है और क्लोरोफिल एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। ये एक्साइटेड स्टेट में जो क्लोरोफिल आता है ये जल के साथ साथ क्रिया करता है और अपनी एनर्जी को किसे दे देता है, जल को दे देता है। अब जल यहाँ पर सक्रिय हो जाएगा और क्लोरोफिल पुनः क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। फिर ये जो जल होता है जो कि सक्रिय है ये CO2 के साथ क्रिया करेगा और CO2 के साथ क्रिया करने के बाद में ये यहाँ पर बनाएगा CH2O यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगा और प्लस में यहाँ पर ऑक्सीजन जो हमारी प्राणवायु होती है वो हमें प्राप्त होती है। हमारी जो प्राणवायु है वो सामान्यतः हमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से प्राप्त होती है। यानी ये जो अभिक्रिया है पेड़ पौधों के लिए तो भोजन के निर्माण की अभिक्रिया हो गई और हमारे लिए प्राणवायु उपलब्ध कराने वाली अभिक्रिया हो गई। तो इस अभिक्रिया में जो क्लोरोफिल है ये सामान्यतः प्रकाश संवेदक की भांति कार्य करता है कि यदि क्लोरोफिल नहीं हो तो फिर प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए इनमें एक प्रकाश संवेदक का उपस्थित होना आवश्यक होता है। ये जो प्रकाश संवेदक है ये उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करता है, लेकिन इसको हम उत्प्रेरक नहीं मान सकते। यहाँ पर आप लोगों को ये तथ्य याद रखना है। केवल इसको प्रकाश संवेदक फोटोसेंसिटाइजर के नाम से जानते हैं, कैटलिस्ट के नाम से इसे हम नहीं कह सकते। तो ये सामान्यतः हमारे पास प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल हुए।
आप देखो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं और ऊष्मा रासायनिक अभिक्रियाओं के किन गुणों के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं। तो वहां पर जब हमने गुण लिखे थे उन्हीं गुणों का विपरीत यदि यहाँ पर लिख देते हैं हम, तो फिर वो अभिक्रिया वो जो गुण होंगे वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के गुण हो जाएंगे और उनको हम यहाँ पर अंतर के रूप में भी ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट अंतर तो अपन ये ले सकते हैं कि जो प्रकाश रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है वो सामान्यतः विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के क्षेत्र 200 nm से 800 nm के मध्य होती है, अर्थात ये चयनित अभिक्रियाएं होती है। ये कैसे अभिक्रियाएं होती है, चयनित अभिक्रियाएं होती हैं। दूसरा, प्रकाश रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं वो स्वतः परिवर्तित अभिक्रियाएं नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि स्वतः ही संपन्न हो जाएंगी, ठीक है। तीसरा, यहाँ पर अपन ये भी लिख सकते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के स्थान पर प्रकाश संवेदक उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करता है। एक यहाँ पर अपन ये ले सकते हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की जो मुक्त ऊर्जा होती है वो अधिक होती है, जबकि ऊष्मा रासायनिक अभिक्रियाओं की जो मुक्त ऊर्जा थी वो कम होगी। एक अंतर अपन यहाँ पर ये भी ले सकते हैं कि जो प्रकाश रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं उनकी दर ताप पर निर्भर नहीं करती। ताप पर निर्भर नहीं करेगी क्योंकि ताप गुणांक का मान बहुत कम होगा, और ताप गुणांक का मान कम हो जाएगा तब ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है उनकी जो दर होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करती है, यानी उनके द्वारा अवशोषित फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है। एक अपन यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि ये अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती है, प्रकाश नहीं है तो ये अभिक्रियाएं संपन्न नहीं होंगी, जबकि ऊष्मा रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके ऊपर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, तो आज के लिए हम दोस्तों इतना ही पढ़ते हैं। बाकी जो हमारा कल जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश अवशोषण के नियम, प्रकाश अवशोषण के नियम, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही, थैंक यू।